नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, यानी उस दिन तय हो जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। 15 जून को अधिसूचना जारी हो रही है और 29 जून तक नामांकन करने की आखिरी तारीख है। खैर, ये तो रहा तारीखों का घालमेल, लेकिन सबसे बड़ा और असली सवाल जो है ना, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है और सब जानते हैं उनके काम करने का स्टाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब मामलों में हमेशा ही सरप्राइज देते रहे और इसकी एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। अभी के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जो यूपी के ही रहने वाले हैं, उनका नाम भी चौंकाने वाला था। वो कभी किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, लीक से हटकर काम करते हैं। झारखंड में चुनाव आया और नतीजे आए बीजेपी के पक्ष में, तो उन्होंने गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया। हरियाणा के चुनाव में उन्होंने गैर जाट को मुख्यमंत्री बना दिया। जब पिछड़ों की बात हो रही थी तो यूपी में ठाकुर जाति के बिरादरी के योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने के लिए जाने जाते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। कुछ गेस वर्क ही किए जा सकते हैं, कुछ नामों की चर्चा भी चल रही है राजनीति के गलियारों में कि फलाना हो सकते हैं, और फलाना अगर हो सकते हैं तो उसके पीछे तमाम तर्क है, और उनका नाम क्यों कट सकता है उसके पीछे भी तर्क है। और सोशल मीडिया में एक बात खूब प्रचारित हो रही है जब से ये राष्ट्रपति के चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ कि जिसका नाम भी चर्चा में आया तो समझिए वो कभी राष्ट्रपति नहीं बनने वाला। और ऐसा होता भी है कि जिनकी नाम की चर्चा हो जाती है, जिनका नाम चलने लगता है, जब वो फाइनल लिस्ट आती है ना, तो उसमें से गायब हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका और अंदाज ही कुछ ऐसा है कि वो सबको गेस करने पर छोड़ देते हैं और असली जवाब जो होता है उन्हीं के पास होता है। अब देखिए ना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, अब उसके बाद कौन होगा। इन दिनों जिस तरीके से देश का माहौल है और भारत एक नई मुसीबत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको झेल रहा है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान के बाद जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत झेल रहा है, उसको देखते हुए इस तरह की चर्चा बड़ी तेज हो गई है कि क्या इस बार किसी मुस्लिम चेहरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनने के लिए आगे कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी छवि बदलेगी, और एक जो बराबर आरोप लगता रहता है बीजेपी पर कि मुसलमान विरोधी पार्टी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विश्व गुरु की बनाना चाहते हैं, तो वो छवि में एक तरीके से ये अगर चेहरा होता है, ये फार्मूला बनता है, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फायदा होगा। और बीजेपी ऐसा पहले भी कर चुकी है। याद करिए किस तरीके से अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर बीजेपी की सहमति बनी थी और वो राष्ट्रपति बने थे। तो क्या जो वर्तमान हालात हैं और जिस तरीके से बीजेपी उससे जूझ रही है, केंद्र सरकार जूझ रही है, तो क्या किसी मुस्लिम चेहरे को आगे किया जा सकता है। और जब बात मुस्लिम चेहरे की होती है तो 2-3 नाम गाहे बगाहे चर्चा में हैं, जिनको हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। पहला नाम जो चल रहा है मुख्तार अब्बास नकवी का। अचानक ऐसा हुआ ना कि जब ये राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, 10 तारीख को चुनाव होना है, उसके बाद नतीजे आ जाएंगे, तो 3 जो सांसद थे मुस्लिम, वो अचानक से राज्यसभा में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनको टिकट ही नहीं मिला। पहले मुख्तार अब्बास नकवी, वो 2014 से ही मोदी सरकार में मंत्री हैं, यूपी के रामपुर के रहने वाले हैं। वो रामपुर जहाँ से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान का भी रिश्ता नाता है। दूसरा नाम जो है वो जफर इस्लाम का, और तीसरा एमजे अकबर का। ये तीनों राज्यसभा से कट गए। तो क्या, जैसा कह भी रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी कि शायद उनके लिए कुछ और सोचा गया हो, तो क्या मुख्तार अब्बास नकवी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी राष्ट्रपति की। भरोसेमंद व्यक्ति हैं, गैर विवादित मुस्लिम चेहरा हैं, एक बड़े प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं, और एक सॉफ्ट छवि रही है उनकी। कभी उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे किसी की भावना आहत हो, या इधर की या फिर उधर की। तो क्या मुख्तार अब्बास नकवी वो नाम हो सकते हैं? अब कह नहीं सकते।
फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। आखिर में यह डिस्क्लेमर लगाना ज़रूरी समझता हूँ। ये तो जो चर्चा हो रही है, जिनके नाम पर लोग बहस कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरा नाम जो चल रहा है वो है आरिफ मोहम्मद खान के। अभी बीजेपी के तो नहीं हैं मूल रूप से तो कांग्रेस ही रहे। तब ये विवादों में आए और चर्चा में भी आए जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, शाहबानों का तलाक वाला प्रकरण आया था और तब इन्होंने संसद में जो भाषण दिया था अपनी ही सरकार के खिलाफ, उसको लेकर बहुत चर्चा में आए थे। लिबरल कहे जाते हैं और उन्हें संस्कृत से लेकर हिंदी से लेकर उर्दू का गजब का ज्ञान है और इनका भी नाता जो है वो यूपी के बहराइच ज़िले से है। आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है आजकल उसकी बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि वो हैं तो राज्यपाल, पर जितने मुख्तार अब्बास नकवी मूल रूप से बीजेपी के हैं, आरिफ मोहम्मद खान वो मूल रूप से नहीं। जितने लॉयल नकवी साहब हैं उतने लॉयल तो मुख्तार अब्बास आरिफ मोहम्मद खान नहीं हैं। लेकिन उनकी जो छवि है एक लिबरल मुसलमान की और एक तरीके से वो तार्किक तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या आरिफ मोहम्मद खान वो जगह ले सकते हैं? तो मुस्लिम चेहरे के तौर पर ये दो नाम हो सकते हैं। एक और बात कही जा रही है, वो कही जा रही है कि क्या इस बार प्रयोग के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी आदिवासी चेहरे को आगे कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये माना जाता रहा कि जिसको वो राष्ट्रपति बनाते हैं उसकी छवि का फायदा चुनावों में भी उठाया जाता है। अब याद करिए, रामनाथ कोविंद के पीछे भी यही तर्क दिया गया था। वो दलित समाज के हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट किया, जो बीजेपी की एक छवि बन रही थी पहले कि वो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है, तो दलितों को अपनी तरफ लुभाने के लिए सत्ता में उनको हिस्सेदारी दी गई और सबसे बड़ा पद जो है संवैधानिक प्रमुख, वो भारत का राष्ट्रपति एक दलित चेहरे को दिया गया। तो क्या ये प्रयोग आदिवासी नेता के तौर पर भी किया जा सकता है क्या? क्योंकि कई इलाकों में आदिवासियों की अच्छी खासी वोट है और इसका फायदा 2024 के चुनाव में बीजेपी को हो सकता है इस प्रयोग के चलते। अब अगर बात आदिवासी चेहरों की जाती है तो कई सारे नाम अभी बाजार में, ये जो चर्चा का जो बाजार है उसमें चल रहा है। जैसे पहला नाम आ जाता है झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन मुंडा। हालांकि बीच में उनकी इमेज को थोड़ा सा धक्का लगा था, लेकिन उन्होंने अपना फिर से मोल भाव सुधार लिया है। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री भी रहे, अभी तो है नहीं। हो सकता है कि उनके नाम पर विचार हो जाए। या फिर ओडिशा के ही रहने वाले हैं, जुएल ओराम साहब हैं, सुंदरगढ़ से सांसद हैं, पुराने नेता हैं, बीजेपी के मूल नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, अभी भी मोदी सरकार में वो मंत्री रहे। तो जुएल ओराम को क्या ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? तीसरा नाम जो चल रहा है वो भी द्रौपदी मुर्मू का भी रिश्ता नाता जो है वो ओडिशा से ही है। वो राज्यपाल रहीं, तो द्रौपदी मुर्मू का नाम है। उसके बाद अनुसुईया उके का नाम है। हालांकि वो कांग्रेस में थी, आदिवासी नेता हैं, बीजेपी में रहीं, राज्यपाल भी हैं छत्तीसगढ़ की। तो क्या इन सब चेहरों में से किसी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या? या ये भी हो सकता है कि चूंकि अब बीजेपी अपने पैर दक्षिण भारत में पसारना चाहती है, तो वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं, क्या उनको प्रमोट किया जा सकता है? ऐसा पहले भी होता रहा कि उपराष्ट्रपति को प्रमोट करके राष्ट्रपति बनाया जाता रहा। तो क्या बीजेपी ये प्रयोग कर सकती है दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में अपने पांव पसारने के लिए, वहां अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए? क्या ये स्कीम ऑफ थिंग में हो सकता है प्रधानमंत्री के, बीजेपी के जो लीडरशिप है उसके मन में कि दक्षिण भारत में हमें घुसना है तो ये कर सकते हैं? एक और चेहरे के नाम की बड़ी चर्चा है और वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल अभी यूपी के राज्यपाल हैं और वो मुख्यमंत्री भी रहीं गुजरात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके करीबी रिश्ते रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। नरेंद्र मोदी और पार्टी के तरफ से वो बड़ी लॉयल रही हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी है, और वो एक तरीके से उनके फेवर में नहीं जाता, उनके खिलाफ जाता है। अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं, एक तो उनकी उम्र भी 80 के आसपास हो गई है, और अगर राष्ट्रपति के लिए उन्हें किया जाता है तो फिर ये होगा कि देश का प्रधानमंत्री भी गुजरात से, देश का गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से, और देश की राष्ट्रपति जो हैं वो भी क्या गुजरात से हो जाएंगी। और लेकिन उनके फेवर में ये बात भी है कि अभी जो बीजेपी ने 2 राष्ट्रपति बनाए, एक तो
अब्दुल कलाम साहब और दूसरे रामनाथ कोविंद, तो दोनों मेल मेंबर हैं, तो क्या फीमेल मेंबर को बनाया जा सकता है? इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इस तरह की भी चर्चा है कि कोई एक ऐसा मुस्लिम चेहरा हो सकता है जो बड़ा नाम हो, जिसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं हो। जैसे अबुल कलाम साहब के साथ कहा गया कि वो साइंटिस्ट थे, कोई ऐसा चेहरा हो सकता है, देश में उसका मान सम्मान हो, नाम हो, गैर विवादित चेहरा हो, उस पर भी जा सकता है। ऐसा कोई आदिवासी इलाकों में काम करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। प्रधानमंत्री इस मामले में सरप्राइज देते रहते हैं, इसीलिए आप कह नहीं सकते कि कौन क्या होगा। और एक बात तो तय है, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अगर विपक्ष, जिसमें कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट भी हो जाती हैं, तो भी राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी के सामने या फिर एनडीए के सामने मुश्किल खड़ी कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। मतलब इस तरीके का विधायकों की संख्या या सांसदों की संख्या के बल के हिसाब से बीजेपी को थोड़ी सी कम वोट हैं, मामूली वोटों से कम रह जाते हैं राष्ट्रपति के। और इसीलिए मैं एक नाम लेना चाहूँगा, नवीन पटनायक के बारे में भी कहा जा रहा है। पिछले करीब 20-21 सालों से वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दोनों व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे के दोस्त माने जाते हैं। तो क्या ईस्ट से, पूर्वी इलाके से नवीन पटनायक को क्या राष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है और बीजेपी वहाँ बीजेडी के साथ अपनी दूसरी सरकार बनाए, संभावनाएं देखे? इस बात की भी चर्चा हो रही है। और नवीन, अगर ये चुनाव होते भी हैं और नवीन पटनायक नहीं होते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, तो नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजू जनता दल का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। यही बात जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर के बारे में भी कहा जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन आखिर में सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाएगा वही देश का अगला राष्ट्रपति कहलाएगा। मोटे तौर पर यही है। बाद बाकी तब तक कयास लगाते रहिए। जैसे बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज है, कभी किसी का नाम आगे चलेगा, कभी किसी का नाम पीछे चलेगा। गेस वर्क करते रहिए, लेकिन तय जिसे करना है वो अगले कुछ दिनों में उसके नाम का खुलासा हो जाएगा। तब तक आप सब अपने अपने हिसाब से मन में नाम घटाते रहिए, जोड़ते रहिए। फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।